भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो कुछ कहानियां हमारे जहन में पत्थर की लकीर की तरह खींच जाती हैं। और उन कहानियों में शायद सबसे ऊपर है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। एक ऐसा नाम जो वीरता और विद्रोह का प्रतीक बन गया। बिल्कुल। आज हमारे पास जो सामग्री है उसका शीर्षक है लक्ष्मीबाई, झांसी की अमर योद्धा रानी। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी जीवनी को दोहराएंगे नहीं। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि वो कौन से अहम मोड़ थे, कौन से फैसले थे जिन्होंने वाराणसी की एक साधारण लड़की मनु को स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर रानी बना दिया। सही। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ और उसके पीछे की सोच क्या थी। स्रोत हमें उनके सिर्फ एक योद्धा होने से आगे एक रणनीतिकार और एक शासक के तौर पर देखने का मौका देता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हम उनके उस असाधारण बचपन को देखेंगे जिसने उनकी नींव रखी, झांसी की रानी के तौर पर उनके शासन को समझेंगे। हाँ, अंग्रेजों के साथ उनकी सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई को भी जानेंगे और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी शक्तिशाली क्यों है। जी। तो शुरुआत करते हैं जन्म से। 19 नवंबर 1828, वाराणसी। नाम मणिकर्णिका या प्यार से मनु। स्रोत बताता है कि बहुत छोटी उम्र में मां का देहांत हो गया और पिता मोरोपंत तांबे उन्हें कानपुर ले गए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में। अब मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। जी पूछिए। स्रोत में उनकी ट्रेनिंग का जिक्र है, घुड़सवारी, तलवारबाजी। उस दौर में यानी 1830 के दशक में एक लड़की के लिए ये सब सीखना कितना असामान्य था? ये बेहद असामान्य था, मतलब लगभग अकल्पनीय। उस समय ज्यादातर लड़कियों को घर गृहस्थी और पारंपरिक शिक्षा दी जाती थी। हाँ। लेकिन यहाँ हमें उस माहौल को समझना होगा जिसमें मनु का पालन पोषण हो रहा था। पेशवा का दरबार उस वक्त अपनी ताकत खो रहा था। मराठा साम्राज्य बिखर रहा था और चारों तरफ एक राजनीतिक अनिश्चितता थी। अच्छा, सिर्फ एक शौक नहीं था बल्कि भविष्य की तैयारी थी, एक तरह से सर्वाइवल स्किल। आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये एक बहुत दूरदर्शी कदम था। उन्हें राजकुमारों की तरह पाला गया, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे लोगों के साथ। इस माहौल ने उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाया, बल्कि उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना, आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता भी पैदा की। तो ये वो नींव थी? हाँ, ये वो नींव थी जिस पर भविष्य की रानी की इमारत खड़ी होने वाली थी। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सोची समझी परवरिश थी। ठीक है, तो इस अनोखी परवरिश के बाद उनके जीवन का अगला बड़ा अध्याय शुरू होता है, विवाह। जी। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से होता है और मणिकर्णिका बन जाती हैं महारानी लक्ष्मीबाई। स्रोत कहता है कि उन्होंने शासन के कामों में गहरी रुचि ली। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। रुचि लेने का असल में मतलब क्या था? क्या वो सिर्फ सभाओं में बैठती थीं या वाकई कोई असर डाल रही थीं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत के अनुसार वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं थी, उन्होंने राज्य की न्याय व्यवस्था को समझने की कोशिश की। अच्छा। लोगों की शिकायतें सीधे सुनना शुरू किया और प्रशासन में सक्रिय रूप से शामिल हुई। तो वो खुद लोगों से मिलती थी? जी। राजा गंगाधर राव की तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी, इसलिए रानी ने धीरे धीरे कई जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी प्रजा का विश्वास और सम्मान जीता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बाद में अंग्रेजों से संघर्ष की नौबत आई जी, तो वो सिर्फ एक राजा की विधवा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसी शासक थी जिन्हें उनकी प्रजा जानती थी, मानती थी और जिन पर भरोसा करती थी। बिल्कुल। उनकी लोकप्रियता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने ये राजनीतिक पूंजी अपने शासनकाल के शुरुआती दिनों में ही बना ली थी। लेकिन फिर उनके जीवन में एक के बाद एक त्रासदियां हुईं। पहले उनके पुत्र का निधन और फिर 1853 में राजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया और सब कुछ बदल गया। हाँ, एक युवा विधवा, एक गोद लिया हुआ बेटा दामोदर राव और एक खाली सिंहासन। और यहीं पर अंग्रेजों को अपना मौका दिखाई दिया। राजा की मृत्यु के बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी। नहीं, झांसी के राजनीतिक भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे और इन बादलों को लाने वाली थी अंग्रेजों की एक बहुत ही विवादास्पद नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत। अब ज्यादातर लोग इसे बस एक लाइन में समझते हैं कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेज हड़प लेंगे। हाँ, यही सुना है। लेकिन स्रोत हमें
इसके अंदर की राजनीति को देखने का मौका देता है। ये कोई एक समान कानून नहीं था जिसे सब पर लागू किया जाता हो। ये एक ऐसा हथियार था जिसे अंग्रेज अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करते थे। मतलब ये एक तरह से शाही जायदाद हड़पने का एक कानूनी चोला था। काफी हद तक। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों ने कई दूसरी रियासतों में गोद लिए हुए बेटों को मान्यता दी थी। अच्छा। जब उन्हें ऐसा करना राजनीतिक रूप से फायदेमंद लगा। लेकिन झांसी के मामले में उन्होंने दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं पर हमें रानी लक्ष्मीबाई का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है, एक कुशल कूटनीतिज्ञ का। स्रोत में उनके पत्रों का जिक्र है जो उन्होंने अंग्रेजों को लिखे थे। क्या हमें पता है कि उन पत्रों में उनके तर्क क्या थे? उन्होंने सिर्फ दया की भीख तो नहीं मांगी होगी? बिल्कुल नहीं। उनके तर्क बहुत मजबूत और कानूनी थे। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार कानूनों का हवाला दिया, जिसमें गोद लेने की परंपरा को पूरी मान्यता है। सही। उन्होंने उन संधियों का जिक्र किया जो झांसी और अंग्रेजों के बीच हुई थीं, जिनमें झांसी की संप्रभुता का वादा किया गया था। तो उन्होंने पुराने समझौतों की याद दिलाई। जी, उन्होंने दूसरी रियासतों की मिसालें दी। उन्होंने कलकत्ता में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील भी भेजा। ये एक पूरी कानूनी लड़ाई थी। ये तो कमाल की बात है। मतलब उनकी प्रसिद्ध घोषणा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कोई भावुक प्रतिक्रिया नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तब कही गई जब कूटनीति और कानून के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। एकदम सही। ये एक शासक का अंतिम फैसला था जिसने शांति के हर रास्ते को आजमा लिया था। जब अंग्रेजों ने उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया और झांसी पर कब्जा करने के लिए सेना भेजनी शुरू कर दी, तब रानी के पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो लड़ाई उन पर थोपी गई थी। बिल्कुल। और फिर आता है साल 1857। पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई ने इस मौके को कैसे देखा? क्या वो तुरंत इस विद्रोह में शामिल हो गईं या उन्होंने इंतजार किया? स्रोत बताता है कि शुरुआत में उन्होंने झांसी को सुरक्षित रखने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में एक बड़ी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए भेजी, तो ये साफ हो गया कि अब सीधी लड़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई एक विद्रोही नेता के रूप में उभरती हैं और झांसी को स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र बना देती हैं। जी, एक बड़ा केंद्र। उनके नेतृत्व के बारे में बात करते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है, उन्होंने स्त्रियों की एक सैन्य टुकड़ी तैयार की। उस समय के हिसाब से कितना बड़ा कदम था? ये बहुत बड़ा कदम था। और क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम था या इसकी कोई सैन्य रणनीति भी थी? ये प्रतीकात्मक तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये एक बहुत चालाक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। सोचिए, जब दुश्मन सेना को ये पता चलता है कि किले की रक्षा सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी हथियार उठाकर कर रही हैं, हाँ, तो उनके मनोबल पर असर पड़ता होगा। बिल्कुल। ये एक संदेश था कि झांसी का हर नागरिक, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। ये टोटल वॉर या संपूर्ण युद्ध की घोषणा जैसा था। और फिर झांसी का वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ। रानी ने किले की रक्षा की, लेकिन आखिरकार उन्हें किला छोड़ना पड़ा। वो दृश्य हम सब जानते हैं, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से निकलना। इसे अक्सर एक माँ की ममता और बहादुरी के तौर पर देखा जाता है। और वो है भी, लेकिन एक सैन्य नजरिए से देखें तो यह एक बहुत ही सूझबूझ भरा स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था, यानी एक रणनीतिक वापसी। अच्छा, इसे आप एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट कह रही हैं? जी, किले में रहकर लड़ते रहने का मतलब था निश्चित मौत और विद्रोह का अंत। किले से सुरक्षित निकलकर वो लड़ाई को जारी रख सकती थी, नए सहयोगी ढूंढ सकती थी। और उन्होंने वही किया? बिल्कुल। वो कालपी पहुंची, जहां वो तात्या टोपे और राव साहेब जैसे दूसरे बड़े क्रांतिकारियों से मिली। ये हार नहीं, बल्कि युद्ध को एक नए और व्यापक मोर्चे पर ले जाने की तैयारी थी। तो उन्होंने ग्वालियर में लड़ाई जारी रखी, लेकिन 18 जून 1858 को वो आखिरी दिन आया। स्रोत उनकी अंतिम लड़ाई का वर्णन कैसे करता है? स्रोत के अनुसार वो पुरुषों के वेश में अपनी सेना की अग्रिम पंक्ति में लड़ रही थी। वो कोई महल में छिपी नहीं रानी नहीं थी, वो एक जनरल की तरह मैदान में थी। बिल्कुल। लड़ते लड़ते वो बुरी तरह घायल हो गईं। यहाँ एक और बात जो उनके चरित्र की दृढ़ता को दिखाती है, वो ये है कि उनका अपनी सेना को ये स्पष्ट आदेश था कि कुछ भी हो जाए उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। मृत्यु के क्षण में अपने सम्मान और अपनी गरिमा की इतनी चिंता, ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। बिल्कुल, ये आत्मसम्मान, संप्रभुता और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। उनके साथियों ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की और पास ही में उनका अंतिम संस्कार कर दिया।
ह्यू रोज, वो अंग्रेज जनरल जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने भी बाद में लिखा कि विद्रोही नेताओं में वो सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ थीं। दुश्मन से मिली ये प्रशंसा उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम उनकी पूरी कहानी को देखते हैं, उनकी परवरिश, उनका शासन, उनकी कानूनी लड़ाई और फिर उनका बलिदान, तो उनकी विरासत क्या है? स्रोत उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत कहता है, लेकिन ये थोड़ा किताबी लगता है। असल में उनका प्रभाव क्या है? देखिए, उनका प्रभाव कई स्तरों पर है। पहला तो ये कि उन्होंने उस दौर के हर सामाजिक बंधन को तोड़ा। सही। एक महिला होकर उन्होंने राज किया, सेना का नेतृत्व किया और युद्ध भूमि में जान दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि नेतृत्व और वीरता का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, उनकी कहानी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी जो अपना राज्य बचा रही थी, वो एक प्रतीक बन गई हर उस भारतीय का जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहता था। और शायद इसीलिए उनका नाम झांसी की सीमाओं से निकलकर पूरे भारत में गूंजता है। जी, उनकी कहानी में एक सार्वभौमिक अपील है, एक अकेले इंसान का एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सत्ता के सामने न झुकने का संकल्प। सही कहा। और इसी वजह से बाद के राष्ट्रवादी नेताओं ने उनकी कहानी को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। अच्छा। उनकी कहानी में नाटक है, त्रासदी है, वीरता है, बलिदान है, वो सारी चीजें जो एक राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए जरूरी होती हैं। तो वो इतिहास से निकलकर एक किंवदंती बन गई। वो इतिहास का एक अध्याय होने के साथ साथ भारतीय चेतना का एक जीवंत हिस्सा बन गई। तो ये थी कहानी मनु की, जिसे उसके पिता ने एक योद्धा बनने के लिए तैयार किया। ये थी कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिसने पहले कानून और फिर तलवार से एक साम्राज्य को चुनौती दी। और ये थी कहानी एक प्रतीक की, जो आज भी हमें याद दिलाती है कि जब आत्मसम्मान दांव पर हो तो लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। ये सामग्री रानी लक्ष्मीबाई को अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन इसे गहराई से पढ़ने पर एक सवाल मन में उठता है। क्या? और वो ये है कि इतिहास किसे याद रखता है और क्यों? उस दौर में और भी कई शासक, कई रानियां और कई योद्धा रहे होंगे जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हाँ, जरूर रहे होंगे। तो फिर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी ही एक अमर गाथा क्यों बन गई, जबकि बाकी कई कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं? किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को एक किंवदंती बनने के लिए सिर्फ वीरता के अलावा और किन चीजों की जरूरत होती है?